गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में हमने अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिस टॉपिक का नाम था ट्यून्ड एम्पलीफायर। यूनिट 1 का सबसे लास्ट पोर्शन है आपका ट्यून्ड एम्पलीफायर। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि आखिर ये ट्यून्ड एम्पलीफायर की हमको क्या आवश्यकता पड़ी, वाई वी रिक्वायर दिस ट्यून्ड एम्पलीफायर। तो हमने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था कि इससे पहले जितने भी एम्पलीफायर आपने पढ़े हैं दैट एम्पलीफायर आर नॉट कैपेबल एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी वो नहीं कर पाता है। ठीक है, आप इसके नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। अगर इफ़ यू टेक द नेम व्हाट ट्यून्ड एंड एम्पलीफायर मीन्स ये दो प्रोसेस करेगा, एक ट्यूनिंग और दूसरा क्या एम्पलीफिकेशन। तो आप इसके नाम से ही इसको याद रख सकते हैं कि एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि ट्यूनिंग का भी प्रोसेस करेगा, और अगर ये एम्पलीफायर है तो एम्पलीफिकेशन करेगा ही करेगा। अब ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ट्यूनिंग का मतलब होता है सिलेक्शन। बहुत सारे फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में से डिज़ायर फ्रीक्वेंसी को आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बाकी को आप रिजेक्ट करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था एफएम रेडियो में आप 98.5 फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसी को आप रिजेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग डिज़ायर फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट रिमूविंग ऑल अदर फ्रीक्वेंसी, मतलब डिज़ायर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना और ऑल अदर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करना, यही ट्यूनिंग कहलाता है। एंड एम्पलीफिकेशन, यू नो, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ ट्यून्ड एम्पलीफायर, तो आप उसको यही बताएंगे कि ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है। तो आप बताएंगे कि एक प्रकार का ये एम्पलीफायर है जो कि दो प्रोसेस करता है। पहला ट्यूनिंग, सिलेक्शन ऑफ डिज़ायर फ्रीक्वेंसी एंड एट द सेम टाइम रिजेक्शन ऑफ ऑल अदर अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड इट इज़ यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन एट दैट फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी जिसको उसने सेलेक्ट किया है उस फ्रीक्वेंसी का क्या करना, एम्पलीफिकेशन करना। अब देखिए, छोटा सा एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इस बात को आपको इसमें समझना है। बात क्या है कि अगर किसी भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम बहुत दूर तक भेज नहीं सकते। ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब आवर वॉइस सिग्नल, मेरा आवाज़ बहुत दूर तक नहीं जा सकता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत कम, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही है, और हम इसको बहुत दूर प्रोपागेट कराना चाह रहे हैं। तो हमको इसको किसी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, मिक्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी को किसी कैरियर रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मॉड्यूलेशन। सिंपल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं कि हमारे लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बैठा दिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और उसको स्पेस में प्रोपागेट करा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव गो टू व्हाट दिल्ली, देन वी हैव टू टेक द कैरियर। हमको कैरियर लेने की आवश्यकता पड़ती है, या तो ट्रेन से जा सकते हैं, या प्लेन से जा सकते हैं, या अपने गाड़ी से भी जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। तो दैट प्लेन, ट्रेन एंड कार इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कैरियर, जो कि हमको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। क्योंकि हम पैदल तो नहीं जा सकते हैं कम समय में। अगर कोई पैदल जाना चाहे 24 आवर में या 48 आवर में तो पॉसिबल नहीं है पैदल जाना, तो वी हैव टू सेलेक्ट व्हाट, कैरियर। तो उसी प्रकार लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोपागेशन कराने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को उसके अंदर डालना पड़ता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मॉड्यूलेशन। ठीक है, और मॉड्यूलेट होने के बाद सिग्नल स्पेस में जाता है और रिसीवर के पास वो रिसीव होता है। ठीक है, ट्रांसमीटर ने उसको मॉड्यूलेट कर दिया, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी से मिला दिया, उसको स्पेस में प्रोपागेट करा दिया। वो स्पेस में प्रोपागेट होते होते रिसीवर के पास पहुंचा, हमने उसको रिसीव किया एंटीना के थ्रू। ट्रांसमीटर ने भी एंटीना के थ्रू उसको भेजा, रिसीवर में वो एंटीना के थ्रू रिसीव हुआ। ठीक है, तो जैसे वो रिसीवर में एंटीना के थ्रू रिसीव होगा, जैसे वो रिसीवर में एंटीना के थ्रू रिसीव होगा, तो एंटीना के ऊपर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो काफ़ी कम होगा। जो भी वोल्टेज
ड्रॉप होगा वो काफ़ी कम होगा। दैट इज़ इन द रेंज ऑफ व्हाट माइक्रो वोल्ट, वो माइक्रो वोल्ट के रेंज में होगा। अब उस माइक्रो वोल्ट के रेंज में से अपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बाहर निकालना, क्योंकि अभी आपके पास कौन सा सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड, उसके अंदर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी मिक्स है, ठीक है। और वो आपके रिसीवर एंटीना के पास आया, रिसीवर एंटीना के पास आकर के वो एंटीना के ऊपर माइक्रो वोल्ट लेवल का वोल्टेज को क्या किया, ड्रॉप किया। अब उस माइक्रो वोल्ट वोल्टेज लेवल से हमें क्या करना है, अपने ऑडियो सिग्नल को बाहर निकालना है। इतने कम वोल्टेज से माइक्रो वोल्ट बोल रहे हैं, इतने कम वोल्टेज से अपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को सिलेक्ट किया है और जो आपके एंटीना के ऊपर आकर के माइक्रो वोल्ट लेवल का वोल्टेज ड्रॉप किया है, उस वोल्टेज लेवल को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ाओगे नहीं, उसमें से आपका आवाज़ बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब उस कैरियर में से आपके सिग्नल को हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उस रेडियो रिसीवर में जहाँ पे आपका सिग्नल रिसीव हुआ है, कौन सा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो ज़रूरी है कि वो रेडियो रिसीवर के अंदर एम्प्लीफिकेशन भी होना चाहिए। तो अगर आप एम्प्लीफिकेशन कैसे करोगे, फ्रीक्वेंसी को आपने सेलेक्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर देने मात्र से ही उसमें से आपका मैसेज बाहर नहीं निकलेगा। उस मैसेज को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसके वोल्टेज लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का रोल आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, मैं बार बार ये बात आपको बोल रहा हूँ, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर या ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या काम करता है, दो काम करता है, एक ट्यूनिंग का काम करता है, दूसरा एम्पलीफिकेशन का काम करता है। बस आपको इतना ही जानना है कि इसका मेन पर्पस क्या है। ट्यूनिंग मीन्स selection of desired frequency at the same time rejection of unwanted frequency, और दूसरा क्या, तो amplification of weak strength signal up to that desired level, उस desired level पर उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना। तो यही बातें इसके अंदर लिखी हुई है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ट्यून्ड एम्पलीफायर, तो ये बात आप बता सकते हो। इसमें मैंने लिखा है ट्यून्ड एम्पलीफायर आर द एम्पलीफायर विच आर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ ट्यूनिंग। अब ये ट्यूनिंग क्या है, पर्पज ऑफ ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ डिजायर फ्रीक्वेंसी वाइल रिजेक्टिंग ऑल अदर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल, वहाँ पे जो अवेलेबल है उन सारे फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करना, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को ट्यूनिंग बोलते हैं। दिस ट्यूनिंग इज डन बाय ए सर्किट। ये ट्यूनिंग कैसे होता है, तो ये डन बाय ए सर्किट विच इज़ नोन एज ट्यून्ड और टैंक सर्किट, जिसको हम लोग ट्यून्ड और टैंक सर्किट बोलते हैं। और जनरली अगर आप ट्यून्ड एम्पलीफायर का आगे हम डायग्राम बताएंगे आपको, सर्किट डायग्राम बना करके, तो देखेंगे ये जनरली लोड के पास लगा होता है। जनरल वे में आप देखेंगे सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर, डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर अगर हम बनाते हैं तो सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर दोनों में आप देखेंगे कि जो एम्पलीफायर में जहां हम लोग आरसी यूज़ करते थे, कलेक्टर रेसिस्टेंस, वहां पे हम लोग इस ट्यून्ड एम्पलीफायर को लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, एट द प्लेस वेयर लोड ऑफ एम्पलीफायर जनरली एट द प्लेस ऑफ व्हाट, आरसी। आरसी इज नथिंग बट इट इज़ व्हाट, कलेक्टर रेसिस्टेंस, वहाँ पे लगा देते हैं उसको, ठीक है। इट कैन ऑल्सो एम्पलीफाई द सिलेक्टेड, तो ये बातें हमने आपको बता दिया। अब ये भी हमने आपको बताया ना, एम्पलीफिकेशन भी करेगा अप टू दैट डिजायर्ड लेवल। क्यों एम्पलीफिकेशन करेगा, क्योंकि जो सिग्नल बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल होके आ रहा है, उस सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, वीक पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन से आ रहा है। हो सकता है उसके अंदर नॉइज़ आके ऐड हो जाए, नॉइज़ उसके स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, तो उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है, उस स्ट्रेंथ को भी वो एम्पलीफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड हमारा आ गया क्या, तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया कि एक सर्किट है हमारे पास, जिसको हम लोग कहाँ पे, आउटपुट पे लगाते हैं, जिस सर्किट को हम लोग ट्यून्ड सर्किट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्यून्ड सर्किट क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि दो प्रकार के ट्यून्ड सर्किट होंगे, एक सीरीज ट्यून्ड सर्किट, एक पैरेलल ट्यून्ड सर्किट।
और ये ट्यून्ड सर्किट, दोनों सीरीज और पैरेलल ट्यून्ड सर्किट जो होता है एक सबसे इम्पोर्टेंट फेनोमेना को क्या करता है, एग्जिबिट करता है। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है, दैट फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। दैट फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस। दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों में ये फेनोमेनन, दैट इज द प्रॉपर्टी, उसका एक प्रॉपर्टी है, एक फेनोमेनन हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और इसी रेजोनेंस के कारण ये जो ट्यून्ड सर्किट जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन कर पाता है। इसी रेजोनेंस के कारण ट्यून्ड सर्किट क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर पाता है। तो इफ़ एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ tuned amplifier, then without any hesitation you can say the property of what, resonance is the main principle of what, this tuned amplifier, क्योंकि यही हमारा रेजोनेंस का प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करता है। तो पहले जब तक सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद एम्पलीफिकेशन हम लोग नहीं कर सकेंगे। मान लो कोई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट ही नहीं हुआ तो किसको एम्पलीफाई किया जाएगा, किसी को नहीं एम्पलीफाई किया जाएगा। तो पहले तो क्या होना चाहिए, पहले सिलेक्शन होना चाहिए, उसका अनवांटेड फ्रीक्वेंसी का रिजेक्शन होना चाहिए, उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। तो ये सिलेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द, मतलब बहुत ही ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्यून्ड सर्किट। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेते हैं ट्यून्ड सर्किट के बारे में। तो जनरली हमने आपको बताया है कि दो प्रकार का ट्यून्ड सर्किट होगा, ठीक है। और ये ट्यून्ड सर्किट एक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस प्रॉपर्टी। और यही रेजोनेंस प्रॉपर्टी के कारण ये ट्यून्ड सर्किट जो होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है और अदर फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। तो आप जानते भी होंगे सीरीज़ रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को ही एंटी रेजोनेंस सर्किट बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्यून्ड सर्किट के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्यून्ड सर्किट इज़ यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग अ डिजायर फ्रीक्वेंसी, दिस इज डन बाय ए फेनोमेनन कॉल्ड रेजोनेंस। दो प्रकार का ट्यून्ड सर्किट होता है, ठीक है। एक हमारा क्या है, सीरीज़ ट्यून्ड सर्किट, और दूसरा बी हमारा क्या है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब देखो, आप एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सारे केस में ये रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहता है, बट वी हैव टू टेक दिस रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस किसका रेसिस्टेंस है, तो ये रेसिस्टेंस इस एलिमेंट का रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। ये इंडक्टर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये भी तो किसी मटेरियल से मिल के बना होगा। दो इट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इंडक्टेंस, इसके पास इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, ये कॉइल है, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये भी एक मटेरियल का बना हुआ है। हम लोग कॉइल किसका बनाते हैं, किसी मटेरियल का बनाते हैं, आइदर कॉइल फ्रॉम कॉपर कॉइल, तो उसके अंदर भी रेसिस्टेंस होगा। तो इस रेसिस्टेंस को इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोला गया है। इफ़ दिस रेसिस्टेंस इज़ नॉट प्रेजेंट देन यू हैव टू एज्यूम दैट वो उसका इंटरनली रेसिस्टेंस है। अगर हम ये नहीं भी बनाते तो आपको एज्यूम करना रहता, अगर ये आर नहीं रहता मतलब कि देयर विल बी समहाउ ए इंटरनल रेसिस्टेंस इट हैज़, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखा दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से ब्लॉक कर दिया, मतलब ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो L इज़ ए कॉइल, और इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है R हेयर इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो वही हमने यहाँ C कैपेसिटेंस, कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है, इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस L है, एंड दिस इज़ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ दिस सेक्शन। पूरे का इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, क्योंकि रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो हम लोग हमेशा इसके साथ एक रेसिस्टेंस सी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैपेसिटर के साथ नहीं जोड़ते हैं, कैपेसिटर के साथ इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये हम कैपेसिटर के साथ रेसिस्टेंस यहाँ पे निग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इफेक्टिव रेसिस्टेंस। आप याद रखेंगे कि ये अगर नहीं भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको अंडरस्टूड करके चलना है कि अगर LC सर्किट है, अगर कोई जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ज़रूरी है कि उसमें एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस उस सर्किट के अंदर ज़रूर होगा, उसको काउंट करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो डायग्राम बना दिया, सर्किट डायग्राम। ये सीरीज़ ट्यून्ड सर्किट है और ये पैरेलल ट्यून्ड सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है आपको पता चल गया, इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, R इज़ इफेक्टिव रेसिस्टेंस। वही चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है, पैरेलली कनेक्टेड है।
ठीक है। अगर ये ना भी लगा रहे तो आपको कैलकुलेशन में एज्यूम करके चलना है कि देयर मस्ट बी वन इफेक्टिव रेसिस्टेंस, एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा इफ़ नॉट गिवन, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है जिसको रेजोनेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं, और आपको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि द कैपेसिटिव इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव capacitive what we can say in case of what resonance, the capacitive reactance and inductive reactance of that circuit will become equal। और जब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाता है उस केस में सर्किट विल एग्जिबिट ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट रेजोनेंस, रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो रेजोनेंस मतलब क्या, दोनों के केस में रेजोनेंस मतलब क्या, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का क्या हो जाना, इक्वल हो जाना, दोनों का क्या हो जाना, इक्वल हो जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे कि हम लोग इस टाइप का ट्यून्ड सर्किट यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा एलिमेंट्री डिस्कस करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, आप नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीरीज़ ट्यून्ड सर्किट को। तो ये हमारा सीरीज़ ट्यून्ड सर्किट है। अगर आप इस सीरीज़ ट्यून्ड सर्किट का टोटल इम्पीडेंस निकालें जेड टोटल, तो टोटल इम्पीडेंस विल बी गिवन बाई कितना हो जाएगा, ये आर प्लस जे, ठीक है, आर प्लस जे। हमारा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये आप जानते हैं, ये टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा। वेयर आर हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, एक्स एल वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एल इज़ नथिंग बट ओमेगा एल, एंड एक्स सी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा-c। तो दिस इज़ व्हाट इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज़ व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड R is nothing but it is what, effective resistance of effective resistance, ठीक है ना। तो टोटल इम्पीडेंस अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एट रेजोनेंस हम लोग कह सकते हैं कि एट रेजोनेंस एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पर एट रेजोनेंस उस फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाता है तो टोटल इम्पीडेंस एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट आर। जेड टोटल इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट, आर। मतलब इस कंडीशन पर ये दोनों बराबर हो गया तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया तो सर्किट हमारा कैसा बिहेव करेगा, प्योरली रेसिस्टिव। सर्किट विल बिहेव लाइक प्योरली रेसिस्टिव, एंड करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज अप्लाइड। करंट जो भी इसके अंदर फ्लो होगा, सपोज दैट करंट आई इसके अंदर फ्लो होता, तो दैट आई करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज व्हाट, वी ए वोल्टेज के इन फेज में होता है। तो एट रेजोनेंस सर्किट जो हमारा हो जाएगा और टोटल क्या हो जाएगा, प्योरली क्या हो जाएगा, रेसिस्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन पर फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप जस्ट इन दोनों के वैल्यू को पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो इट इज़ व्हाट, ओमेगा एल दैट इज़ नथिंग बट 1/ओमेगा-c, एंड फ्रॉम दिस इफ यू फाइंड आउट दिस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, एंड फ्रॉम दिस यू कैन से ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी FR, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम लोग FR से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ नथिंग बट 1/2π√LC। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विजिबल है, यस। तो ये इतना फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के ऊपर आपको मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस
सीरीज ट्यून्ड सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। हम एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, दिस इज व्हाट, नथिंग बट इट इज़ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस का ग्राफ देख लेते हैं, रिएक्टेंस का ग्राफ देख लेते हैं। तो आप देखिए XL हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, XL पॉजिटिव है, XL इज़ व्हाट, पॉजिटिव है, XL इज़ व्हाट, पॉजिटिव। ये J हमारा y एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो सकता है, तो J को हमने y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो XL इज़ पॉजिटिव। और XC निगेटिव है, तो निगेटिव को हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो माइनस इट इज़ व्हाट, XC। अब आप देखो इस इक्वेशन को, इस XC इज कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, XL पॉजिटिव है, XL इज़ व्हाट, पॉजिटिव है, XL इज़ व्हाट, पॉजिटिव। ये J हमारा y एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो सकता है, तो J को हमने y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो XL इज़ पॉजिटिव। और XC निगेटिव है, तो निगेटिव को हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो माइनस इट इज़ व्हाट, XC। अब आप देखो इस इक्वेशन को, इस XC इज इक्वल टू ओमेगा L, ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली हियर व्हाट, ओमेगा है हमारा ये, एंड L। अगर हम मान ले कि L हमारा कांस्टेंट है, तो ओमेगा हमारा वेरी करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं XL, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू L इंटू व्हाट, ओमेगा, और 2 पाई f, यू कैन राइट दिस वन 2 पाई f। ठीक है, सो यू कैन से दिस इज इक्वल टू L 2 पाई, L 2 पाई इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, L 2 पाई इज ए व्हाट, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट को आप कांस्टेंट लिख दे K और इंटू व्हाट, फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, अच्छा ये XL को आप y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट K है, और इसको आप x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये y इक्वल टू kx एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू kx क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू kx कैसा होगा लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। तो ये हमारा लाइन है y इक्वल टू kx, यू कैन राइट दिस XL इक्वल टू व्हाट, 2 पाई LF, आप लिख सकते हैं 2 पाई LF। अच्छा XC, उसी तरह हम लोग XC देख लेते हैं। तो XC इज हाउ मच, दिस इज XC 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, तो 1 बाई ओमेगा C को आप कैसे ड्रॉ करोगे हो, आप XC को कहाँ ले रहे हो, XC को आप ले रहे हो माइनस y पे, XC को आप कहाँ ले रहे हो, माइनस y पे। ठीक है, और इसमें 1 बाई C हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग 2 पाई C इंटू वट F लिख सकते हैं, 2 पाई FC लिख सकते हैं। तो 2 पाई इज ए कांस्टेंट, सो टेक इट एज ए कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं K। ठीक है, तो हमारा वेरिएशन कैसा है, y इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई K इंटू 1 बाई F, ऐसा हमारा वेरिएशन है। ये जस्ट लाइक ए इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू माइनस 1 बाई x, और y इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स लाइन कैसे ड्रॉ होता है, तो ये इस तरह से ये हमारा ड्रॉ होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट XC, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई, इट इज व्हाट, माइनस 1 बाई 2 पाई C इंटू व्हाट F। तो आपने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, यहीं कहीं पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा जहाँ ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं दिस लाइन यहाँ से। तो दिस इज द पॉइंट विच इज़ व्हाट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR। इस पॉइंट पर XL बराबर किसके हो जाएगा, XC के। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ये सब आप मे बी पॉसिबल आप जानते भी होंगे, आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आप निकालना जानते ही हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL बराबर XC कर दिया तो ये आ गया। तो यहाँ से आप देखो कि क्या होगा कि अगर हम लोग FR से पीछे चलेंगे, मतलब एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो
फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या, तो एफ दिस इज व्हाट लेस देन एफ आर, एफ लेस देन एफ आर। एफ लेस देन एफ आर कहने का मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये वाला एरिया आप देखो ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये वाला एरिया आप देखो, इस एरिया को अगर आप यहाँ से स्टडी करोगे तो दिस एरिया विल बी लाइक दिस। हम लोग थोड़ा सा इसको और शिफ्ट कर दें, है ना, थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दें इसको यहाँ, हाँ ये वाला पॉइंट होगा दिस पॉइंट, क्योंकि इक्वल दिखना चाहिए ना इसको। मतलब क्या आपका ये पोर्शन, यहाँ से ये पोर्शन और यहाँ से ये पोर्शन इक्वल दिखना चाहिए। आप कहोगे सर ये आप पॉइंट कैसे डिसाइड कर रहे हो, तो दोनों के केस में इस पॉइंट पर रेजोनेंस अगर होगा तो XL बराबर XC हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट हमारा बराबर होना चाहिए, तो बराबर बनाओ आप, दोनों पॉइंट बराबर होना चाहिए तो बराबर बनाओ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा दिस। अब देख पा रहे होगे कि यहाँ पर ये XC है और यहाँ पे XL है, ठीक है ना, और दोनों XC और XL क्या होना चाहिए बराबर। तो ये आपका हो गया व्हाट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR, और इस पॉइंट पर XL बराबर किसके है, XC के। तो ये ग्राफ आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि ये पॉइंट है रेजोनेंस पॉइंट, यहाँ पर XL बराबर क्या है XC के, ठीक है ना। यहाँ पे XL बराबर है XC के, ये वाला पॉइंट हो गया। तो एट लो फ्रीक्वेंसी आप देखो, ये लो फ्रीक्वेंसी मतलब इसके इधर ये वाला रीजन में, इसमें, ठीक है ना। ये देखो तो एरिया ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। ये टोटल एरिया आप देखो ये वाला एरिया होगा, और यहाँ पे टोटल एरिया देखो ये एरिया होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि XC का एरिया ज़्यादा है इन कंपेरिजन विथ व्हाट XL। तो हम लोग एट लो फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन पे बोल सकते हैं कि दिस व्हाट XC इज ग्रेटर देन XL, XC इज ग्रेटर देन XL, क्योंकि XC का ज़्यादा एरिया इंटरसेप्टेड है ना। एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इसको आपको एरिया वाइज लिखना नहीं, ऐसा नहीं कि लिख देना है कि ज़्यादा एरिया होगा, हम ट्रिक बता रहे हैं। मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी के इधर XC ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन विथ व्हाट XL इंटरसेप्टेड एरिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर दिस कंडीशन एट लो फ्रीक्वेंसी XC इज ग्रेटर देन XL एंड दिस सर्किट, जो सर्किट है आपका ये वाला जो सर्किट है, दिस विल मोर कैपेसिटिव, मोर कैपेसिटिव, ठीक है। अब आप देखो दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन था, अब दूसरा कंडीशन आप देखो एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, इसको आप एबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, इसको बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स दिस इज ग्रेटर देन व्हाट FR। अब इस केस में देखो तो ये एरिया कम होगा और ये वाला एरिया इंटरसेप्टेड ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा एरिया होगा और ये कम एरिया होगा। तो एट दिस केस यू कैन से दैट दिस XL इज ग्रेटर देन XC एंड फॉर दिस सर्किट इज मोर इंडक्टिव। सर्किट क्या होगा, मोर इंडक्टिव। और एट दिस पॉइंट वेयर XL इक्वल टू XC सर्किट इज व्हाट प्योरली रेसिस्टिव। XL इक्वल टू XC व्हाट सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। तो हम लोग ये बातें यहाँ से ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि सर्किट कब मोर रेसिस्टिव होता है, सर्किट कब मोर कैपेसिटिव होता है और सर्किट कब प्योरली रेसिस्टिव होता है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ के थ्रू हम लोग देख सकते हैं और ये ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एट रेजोनेंस हमने क्या देखा कि ये दोनों बराबर हो गया तो 0 हो गया, तो Z टोटल इक्वल टू क्या हो गया R। तो सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, सर्किट हमारा क्या है, प्योरली रेसिस्टिव। तो अगर आप Z और F के बीच का ग्राफ बनाएं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका Z टोटल है, तो Z टोटल का आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ आपको ऐसा ग्राफ बनेगा। और यही जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा और सर्किट आपका प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो
रेजोनेंस पर सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ सीरीज ट्यून्ड सर्किट के केस में रेजोनेंस पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम इम्पीडेंस और मिनिमम रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो एट रेजोनेंस सीरीज के केस में, हम अभी सीरीज के केस में पढ़ रहे हैं, आपको Z क्या मिलेगा, मिनिमम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, R। Z मिनिमम, इसके इधर आप चले जाएं, इसके इधर चले जाएं, मिनिमम नहीं मिलेगा, कहाँ, बस रेजोनेंस पर Z मिनिमम, जो कि क्या मिलेगा आपको, R। अगर Z मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, I इज व्हाट, मैक्सिमम, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो सीरीज रेजोनेंस के केस में रेजोनेंस पर सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट क्या होता है, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कितना होगा, VA डिवाइडेड बाई व्हाट, R, VA डिवाइडेड बाई व्हाट, R, ठीक है। तो अगर आप ये Z का ग्राफ है तो करंट का ग्राफ आप बनाएं तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मैक्सिमम करंट मिलेगा आपको, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, करंट I, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम मिलेगा एट रेजोनेंस पे। तो पहला क्या कंडीशन हो गया, Z मिनिमम, तो करंट मैक्सिमम, ठीक है। तो करंट आपका मैक्सिमम होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने निकाल चुके हैं 1/2 पाई रूट अंडर LC। तो बस हमें सीरीज रेजोनेंस के केस में इतना ही बात जानना था। कौन कौन बात, ये तीनों बातें, और तीसरा क्या, चौथा क्या बात हमको जानना था कि अगर हम बिलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में बढ़ें तो पूरा सर्किट हमारा कैपेसिटिव मोर डोमिनेंट करेगा, और अगर हम रेजोनेंस से आगे वाले फ्रीक्वेंसी पे जाते जाएं तो इंडक्टिव मोर डोमिनेंट करेगा, और अगर हम रेजोनेंस पर रहें तो सर्किट जो है प्योरली रेसिस्टिव क्या करेगा, बिहेव करेगा। और अगर प्योरली रेसिस्टिव बिहेव करेगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डिस्कस अबाउट व्हाट सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। इसके बाद हमारा पैरेलल रेजोनेंस है, पैरेलल रेजोनेंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैरेलल रेजोनेंस को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने ट्यून्ड एम्पलीफायर, सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर पे चलेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में देख लेते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ने से पहले सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें एक चीज़ और आपको देखना है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग किसी भी सर्किट के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम क्वालिटी फैक्टर क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर आएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर पाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर आएगा उसकी ट्यूनिंग कैपेसिटी उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। तो हम लोग क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर कैसे हम लोग बताते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू XL अपॉन व्हाट R, और इट इज़ व्हाट XC अपॉन व्हाट R। ये क्वालिटी फैक्टर है हमारा। तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में आप जानते भी होंगे पहले से कि क्वालिटी फैक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, XL अपॉन R या XC अपॉन R। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज व्हाट, दिस इज ओमेगा L अपॉन व्हाट R, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज 1/ओमेगा RC। आप ये दोनों इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, तो Q निकाल सकते हैं। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट से पहले हमने क्वालिटी फैक्टर देख लिया, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। दोनों के केस में क्वालिटी फैक्टर हम लोग इसी प्रकार से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो सीरीज़ के केस में हमने ये क्वालिटी फैक्टर देखा है। अब देखिए पैरेलल के केस में सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारा सेम रहेगा। आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट अंडर LC ही हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट पैरेलल के केस में नेक्स्ट हम लोग ये बोल सकते हैं
कि रेजोनेंस का कंडीशन ये कब आया है, जब हमारा XL बराबर क्या हो गया है XC। और इस कंडीशन पे आप एक बात और भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि IL दिस इज इक्वल टू व्हाट IC, IL इक्वल टू व्हाट IC। ये IL किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट आप कंडीशन इसमें और क्या बोल सकते हो, जस्ट उसका उल्टा होगा सीरीज़ के केस में। सीरीज़ के केस में हमारा इम्पीडेंस क्या था, इम्पीडेंस मेरा मिनिमम था, यहाँ पे इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस ZP दिस इज इक्वल टू व्हाट मैक्सिमम, और कैसा होगा रेसिस्टिव, मैक्सिमम और रेसिस्टिव, ठीक है। तो करंट मेरा I इज इक्वल टू व्हाट मिनिमम एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, करंट हमारा VA डिवाइडेड बाई ZP, ठीक है। वेयर ZP इज द टोटल इम्पीडेंस, टोटल हमारा इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट है, ठीक है। तो हम ये ऐसा बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करंट जो होगा दैट इज इन फेज विद दिस, क्या हो जाएगा, इन फेज विद दिस, किसके, वोल्टेज के। चलिए, तो यहाँ पे ये बातें हमको क्लियर हो गई कि पैरेलल के केस में हमको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ZP कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना ZP हमारा आता है इन केस ऑफ व्हाट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो हम ये करंट मिटा देते हैं, ZP कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ZP कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं दिस इज़ व्हाट एट रेजोनेंस, ध्यान रखना है एट रेजोनेंस, ये भी एट रेजोनेंस। तो देखिए ZP एट रेजोनेंस, हम लोग एट रेजोनेंस ZP निकाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रेजोनेंस के केस में आप देखिए कितना हमारा इसका रिएक्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल में है कनेक्शन। तो हम लोग मान लेते हैं इसको Z1 माने, तो हम यहाँ लिखेंगे Z1, और इन दोनों का टोटल इम्पीडेंस हम Z2 माने तो क्या लिखेंगे Z2, और नीचे में Z1 प्लस Z2 पैरेलल में है तो लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे Z1 हमने किसको माना है, तो 1/j⍵C, और Z2 हमने किसको माना है, तो R प्लस j⍵L, ठीक है। अच्छा, जब क्वालिटी फैक्टर हाई होता है, क्वालिटी फैक्टर वेरी हाई होता है, तो हम लोग इसमें R के वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमको अभी उतना नहीं जानना है। तो अब देखिए रेसिस्टेंस टोटल हमारा ZP कैसे निकलेगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ZP निकालने के लिए देखिए दिस इज इक्वल टू ZI, मतलब ये इसके रिएक्टेंस को हम लोग XC लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे के रिएक्टेंस को, क्योंकि ये इसके अंदर में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं XL डिवाइडेड बाई टोटल सम, इसका टोटल सम को हम लोग लिख देते हैं Z टोटल, टोटल सम को लिख देते हैं Z टोटल, ठीक है। अब देखिए ये Z टोटल एट रेजोनेंस किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं XC XL अपॉन व्हाट R, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस पर टोटल Z किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर। तो यहाँ से आप ZP निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू XC का वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है 1/ω⍵C, XL का ω⍵L, और डिवाइड में क्या होगा R। तो ये ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया, क्या आपको निकला L अपॉन व्हाट RC, L अपॉन व्हाट RC। तो दिस इज द टोटल इम्पीडेंस ऑफ व्हाट पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का टोटल इम्पीडेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, आप इस ZP को ये भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ZP आपका कितना है XC XL बाई R, ठीक है। XL बाई R या XC बाई R को आप क्या लिख सकते हैं Q, तो आप इसको लिख सकते हैं Q इंटू वाट XC,
या फिर इसको Q इंटू वाट XL, Q इंटू वाट XC, Q इंटू वाट XL। तो ये कंडीशन आप टोटल इम्पीडेंस निकालने के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसका तुम अगर इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे हम इसका, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये इम्पीडेंस है, ठीक है ना। कुछ हमारा ऐसा बनेगा, ये हमारा हो गया मैक्सिमम एट रेजोनेंस। कितना हो गया मैक्सिमम एट रेजोनेंस? अब ये भी आया हमारा LC, तो L अपॉन RC, LC नॉट L अपॉन RC। तो ये आ गया हमारा ZP मैक्सिमम L अपॉन RC, ठीक है। तो ये हम लोग डायग्राम ग्राफ भी बना करके दिखा सकते हैं कि रेजोनेंस पर मैक्सिमम होगा ZP। अब देखिए रेजोनेंस पे हमने क्या लिखा मैक्सिमम, और ये क्या होगा रेसिस्टिव इन नेचर होगा, ठीक है ना। तो हमारा इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल रेजोनेंस को भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि हम लोग ट्यून्ड एम्पलीफायर के केस में पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को ही कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो कलेक्टर रेसिस्टेंस के पास कनेक्ट करते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट ये सेशन भी मेरा ख़त्म हो गया। इसमें हमने जनरली सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक और सेशन बनाएंगे, मतलब एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर एंड डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर को ख़त्म कर देंगे। तो ये पूरा हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।